दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से की मुलाकात, बिजली कटौती मुक्त करने की मांग। उत्तराखंड में निवेश को तैयार कई उद्यमी, नई दिल्ली में संवाद में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड। आज से अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश। देहरादून की सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त, देहरादून डीएम ने बारिश के बाद सड़कों को ठीक करने के दिए निर्देश, कहा बरसात खत्म होते ही टूटी सड़कों से मिलेगी निजात। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित भी किया गया। धामी ने उत्तराखंड में उद्योगों का भविष्य और फायदे भी गिनाए। हमारे उद्योगपति हमारे राज्य के एम्बेसडर हैं, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए सहमति भी दी है। दिसंबर में प्रस्तावित है राज्य में इन्वेस्टर समिट। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। आने वाले वक्त में कई सारे इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में निवेश करने को तैयार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को आमंत्रित किया। धामी ने उत्तराखंड में उद्योगों का भविष्य और फायदे भी गिनाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे उद्योगपति हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई सारे विषयों पर चर्चा की और उन्हें आमंत्रित किया कि वो उत्तराखंड में आएं और अपना निवेश लगाएं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है उनका 3 दिन से जो है दिल्ली दौरा जो है यहाँ पर चल रहा था, जिसको लेकर के कल एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो यहाँ पर उद्योगपतियों के साथ में उनकी रही है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास कार्य हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है चर्चा भी उद्योगपतियों के साथ की है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो है विकास कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं वो एक यहाँ पर पर्यटन की स्थिति से अगर देखा जाए या फिर इसके अलावा जो है 4 धाम यात्रा भी जो है इस दौरान उत्तराखंड राज्य में रहती है। कई ऐसी चीजें हैं जो उत्तराखंड को लेकर के जो है यहाँ पर दृष्टि के माध्यम से जो है काफी महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसे में जो है उन्होंने उत्तराखंड में किस तरीके से जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड से जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी खासा जो लगाव है वो यहाँ पर रहा है। और पिछले 9 वर्षों की अगर बात की जाए, 9 वर्षों में जिस तरीके से जो है केंद्र के द्वारा उत्तराखंड में कई योजनाएं आई हैं उसका फायदा भी जो है उत्तराखंड सरकार को मिला है। जी विनय, वैसे भी हम जानते हैं कि उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है, पूरी दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं, दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर जिस तरह से धामी सरकार की कोशिशें हैं कि वहां पे इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जाए, वहां पर होटल फ्रेंचाइजी खुले, हॉस्पिटल के फ्रेंचाइजी खुले, तो कहीं ना कहीं आगे भी सोने पर सुहागा होगा, विकास के कार्य और ज्यादा तेजी से होंगे। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कल यहाँ पर हुई है दिल्ली की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जाए तो उद्योगों को लेकर के जो है इस तरीके से जो है उत्तराखंड में उद्योग लगाए जाने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो दिसंबर माह में होना है, उसको लेकर के जो है यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है महत्वपूर्ण जो बैठक है वो यहाँ पर हुई है, जिसको लेकर के यहाँ पर अगर युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो युवाओं को जो है इस दौरान यहाँ पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कई ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार उद्योगपतियों से जो है यहाँ पर बैठक के बाद में जो है जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया जाएगा उसको लेकर के जो है उत्तराखंड वासियों को जो है जिसका सहयोग यहाँ पर मिल सके। तो साफ तौर पर देखा जाए तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक अच्छी पहल जो है यहाँ पर की है। इससे पहले भी जो है यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हुआ था
2018 की अगर बात की जाए तो उसमें जो है इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर किया गया था, जिसके परिणाम काफी अच्छे निकल कर आए थे। अब जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि अब जो दिसंबर माह में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होना है, इसमें उद्योगपति जो है तमाम वहां पर उद्योगपति जो है यहाँ पर पहुंचने हैं, और इसमें किस तरीके से जो है निवेश को लेकर के आगे की जो रणनीति रहेगी, जिससे कि उत्तराखंड वासियों को जो है और अच्छे अवसर जो है यहाँ पर रोजगार की अगर बात की जाए, रोजगार के अवसर जो है यहाँ पर प्राप्त हो सके, इन सभी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर समय समय पर उत्तराखंड सरकार कार्य करती रहती है, और इसी को लेकर के जो है एक महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो कल यहाँ पर की गई है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो केंद्र सरकार है उसका भी पूरा योगदान पहले से ही वो कह चुके हैं कि उत्तराखंड सरकार को दिया जाएगा, और राज्य की धामी सरकार तो लगातार प्रयासरत है ही, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पूरे देश के लिए बनेगा कि जिस तरह से केंद्र की और राज्य की कोशिशों का अंजाम देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में टूरिस्ट स्पॉट के रूप में कई सारे विकास कार्य होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए अगर 2025 की, तो उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने का जो रणनीति है, जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, वो पूरी तरीके से जो है सरकार यहाँ पर उस पर काम भी कर रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर समिट होती है, इससे एक बड़ा फायदा जो है राज्य को मिलता है। राज्य को लेकर के उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है विकास कार्यों पर कार्य भी करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें यहाँ पर साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर चार धाम की बात की जाए या फिर पर्यटन स्थल की बात की जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक तरह से फिल्मों की जो शूटिंग है वो भी यहाँ पर की जाती है। तो कई ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो इस समय उत्तराखंड में मौजूद है, जिसको लेकर के एक अच्छा जो यहाँ पर सीएम धामी ने यहाँ पर इनके सामने, उद्योगपतियों के सामने जिस तरीके से बात रखी है कि आप आए और उत्तराखंड में आकर के जो है इस तरीके से जो है वहां पर उद्योग लगाएं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको कहा जा सकता है। और इससे कितना जो फायदा है अब जो उत्तराखंड वासियों को मिलेगा, ये यहाँ पर दिसंबर माह के बाद जिस तरीके से जो है यहाँ पर समिट होगा तभी कंफर्म और क्लियर हो पाएगा। जी जी, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास मलबा आने से एक वाहन 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया, जिसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को पीपल कोटी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास वाहन दुर्घटना में स्थानीय लोग घायल हुए हैं। पागल नाला के पास का ये मामला सामने आया, जहां पर वाहन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कलियर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चा अपहरण गैंग का खुलासा किया है और गैंग के 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बच्चा सकुशल बरामद किया है, जबकि पुलिस की जानकारी में 2 अन्य बच्चे भी गैंग की ओर से बेचने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि 29 तारीख को कलियर निवासी साजदा ने शिकायत करते हुए बताया था कि दरगाह परिसर में सोते समय अज्ञात चोर ने उसका 6 महीने का बच्चा चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद अपहरण गैंग का खुलासा हुआ। क्षेत्र में एक बच्चे की चोरी होने की सूचना पर मामला दर्ज कराया था, जिससे कि एक गैंग का इसमें पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग में 6 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें ये गैंग जो है विभिन्न जो है आपका जो मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं, साथ ही साथ जितने अडॉप्शन सेंटर्स हैं जहां बच्चे अनाथालय हैं वहां भी ये संपर्क में रहते हैं। और ऐसे नीडी लोग जिनको बच्चे की जरूरत होती है, जिनको बच्चों की लालसा है या बच्चे नहीं है उनके पास, उनसे ये संपर्क करके गैंग जो है मोटे दामों में इन बच्चों को सप्लाई करता है। अभी तक 3 इसमें विक्टिम्स का हमें पता चल गया है, जिसमें जिनके बच्चे इसमें गायब थे। 2 बच्चे इसमें अभी बरामद करने के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई है। 1 बच्चे को इसमें बरामद कर लिया गया। खबर टिहरी से है, जहां के चंपा थाने के पास भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हो गया। डीएम, एसडीएम, एसडीआरएफ, 108 एम्बुलेंस,
यूपीसीएल पुलिस टीम, राजस्व टीम, फायर की टीम और 6 जेसीबी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रहीं। प्रशासन ने विद्युत सप्लाई काट दी। मलबे में कई गाड़ी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। डीएम ने आसपास के घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं और एसडीएम को लोगों के रहने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की भीड़ भी डाकघरों में देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जीपीओ में भी बढ़ती राखी पोस्ट करने वाली महिलाओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। यहां हर रोज 1000 से ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीनियर पोस्ट मास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे तक खुलते थे, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। ज्यादातर राखियां अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जा रही हैं। बहनों से हमारा ये आग्रह रहेगा, अगर किसी कारण वो आज सैटरडे है, अगर वो ऑफिस में आज न बुक कर पाएँ, अपने भाइयों की राखी न कर पाएँ, तो संडे को भी वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, बच्चों को भी छुट्टी रहती है, रेस्ट में वो मार्केट आएँ, मार्केट से सामान लेके यहाँ के अपने आर्टिकल मैंने अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट, रस्टी, पार्सल जो भी भेजना है, ऑर्डिनरी जो पत्र है, अभी ऑर्डिनरी पत्र के लिए उन्हें स्पेशल व्यवस्था करके यहाँ पे बाहर में एक जीपीओ परिसर में एक स्पेशल राखी के लिए एक स्पेशल लेटर बॉक्स लगा रखा, जिसमें आप राखी के ऑर्डिनरी जो लेटर्स हैं, जिनमें 5 रुपये के टिकट लग रहते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं बेरोजगार संघ की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस उपचुनाव में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बागेश्वर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है। ब्लैक मनी का उपयोग बागेश्वर उपचुनाव में किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, वहां इस उपकरण को इसी कंपनी के द्वारा 11,16,220 रुपए में खरीदा गया। तो क्या वजह है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उसी उपकरण को खरीदने में 59 लाख, एक उपकरण को 59,99,777 रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई। इस चुनाव से इसका रिश्ता यह है कि जो हम आम लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम ये चीज़ समझाएंगे कि देखिए, आप जिस पार्टी को वोट देने के लिए अगर आप तैयार हो किन्हीं कारणों से, तो उनके द्वारा इतने बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जिसका खुलासा ये किया गया है। हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि हम हमेशा भाजपा की रीति और नीति के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे। समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बता दें कि हरिद्वार के रुड़की बेलदादा प्रकरण मामले को लेकर जगजीवन राम काफी सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री के पद से हटाते हुए भाजपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत खुशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था, उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में ये संकेत दिए हैं। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ भी नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी ही जमानत भी जब्त होगी। लग चुकी है और बहुत से मतों से चुनाव को जीतेंगे और पिछली बार भी कांग्रेस जमानत जब्त थी, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। उत्साह है वहां पर है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है
कांग्रेस के अंदर आपको इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते और गुमराह करा, इसलिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग देश को मुख से लेके अनेकों कांग्रेस के जो वहाँ के कभी न कभी प्रत्याशी रहे। उत्तराखंड के कई स्थानों पर इस समय लगातार बारिश का दौर जारी है। मैदानों में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं पहाड़ों में अक्सर बादल फटने और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और इस अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में पानी का तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टाने भी बहाकर ले आता है। बारिश के मौसम के बाद इस बड़े बोल्डरों और मलबे को ना हटा पाना खतरे का सबब बनता जा रहा है। 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था, तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूँ कि उस समय वो मलबा को वहां पर हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में आप लोगों के हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। तो ऐसी नौबत नहीं आती अगर वो उस समय ही इस पे कार्य कर दिया जाता। तो सुरक्षा दीवारों का काम करें ताकि नगर के लोग और थराली क्षेत्र के लोग जो है कि सुरक्षित रह पाए। आप देख रहे हैं, इससे भी पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमती की तरह इसी प्रकार आया था और प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था ये पूरा पानी रोक चुका था। इससे उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमती गधेरा है ये पूरी नदी को रोक दे रहा है और पूरी जनता जो व्यापारी हैं, व्यापार पूरा थराली व्यापारी हैं, व्यापार बड़ा परेशान हो रहे हैं व्यापारी लोग। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 बार 3 बार आ गया है, इससे पहले भी हमने कई बार कहा है कि इसको खनन में किया जाए, जैसे ही दीवारें बनी, ये बनी, इसका मलबा कहीं ना कहीं इसको साफ किया जाए। इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमती का, बहुत बड़ा कैशमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं ना कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारा लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। तो हम ये अभी मैं चर्चा कर रहा था इस बात की कि अगर इसके डायरेक्शन को हमने प्रभावी ढंग से इसको रोका नहीं भविष्य के लिए, तो हमारे जो मेन जो हमारा हाईवे का रोड है, थराली से जो हमारा ग्वालदम और कणिपाग वाला जो हाईवे है, निश्चित रूप से उसके कटाव होने की शुरुआत हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें आज मैं यहाँ से जाने के बाद BRO से भी बात करूँगा, उसी से भी बात करूँगा ताकि उसमें किस प्रकार का हम वहाँ प्रोटेक्शन करें और ये जो मटेरियल यहाँ पर डंप हो रहा है इसको किस प्रकार से हम यहाँ से हटाएं। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। इसमें BRO का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहता है उनका और सिंचाई विभाग, इन तीनों से ही जॉइंटली सर्वे करवाया जाएगा। प्रदेश प्रशासन इन दिनों आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार तरह तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मामला नक्सर के डेरिया गांव का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आर्थिक मदद में भेदभाव करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजे में उन ग्रामीणों को वंचित रखा जा रहा है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। 10,000 रुपए का नुकसान हुआ और सेक्रेटरी ने नहीं सुनी बिल्कुल ही मेरी। मैंने बहुत अरदास लगाई, उनका हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी, प्रधान ने कुछ नहीं कहा जी, प्रधान बोला भी नहीं। सेक्रेटरी ने मैंने सीधी मना कर दी। अगते इसमें दुकान का इसमें कोरोल नहीं है, नुकसान हुआ 50-60 हजार रुपए का। सारी टीन भट्ठी पड़ी, मुंह देख देख के पैसे दे रहा। हम आज तक देखने भी नहीं आया वो कि क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा। बताओ, इंगे चाक सबको मिल गए, सबको मुंह देख देख के पैसे दे रहा। यहाँ हम विधवा वैसा देखने भी नहीं आया, हमारे बच्चों को भी नहीं देखने आया कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। जिनका आमदनी हो रही वहीं जा रहा। प्रधान भी मुंह देख देख के बात कर रहा। हाँ, 1.5 साल में अगर प्रधान ने कोई काम करा है तो हमें दिखाओ, या हमें कुछ दिया हो वो दिखाओ। हमें कुछ नहीं, आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मिली। हमारे गांव डेरियो है जी, डेरियो में जनप्रतिनिधि आए थे, उमेश कुमार जी आए थे। उन्होंने हर तरह के सहायता देने का आश्वासन दिया था। भाई आपको मुआवजा भी मिलेगा, किसानों को मिलेगा, लेकिन पशु चारा भी मिलेगा।
और खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके विषय में जो ग्राम प्रधान था हमारे यहाँ का, वो दूसरे गांव का, वो हमारे गांव के लिए लारा भेदभाव कर, वो जिस गांव वाले को कहा कोई काम कहा तो उसे कहा मेरे को तूने वोट नहीं दी तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। और उसे लेकर आओ पटवारी को यहाँ से गाँव में, लेकिन उसी के घर गया हो जिसने उसने कहीं ना कहीं वोट दे रखी हो, या 2-4 उन्होंने चेक उसी के उन्हीं के बनाए, लेकिन और किसी का चेक नहीं बना। जी को जो मुआवजा मिलना था यहाँ से लोगों के घरों में इतना पानी भर रहा था जी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। लक्सर में केहड़ा गांव के ग्राम प्रधान पर आपदा के पश्चात मुआवजे की दिशा में जारी कार्रवाई को लेकर गबन सहित पक्षपात और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा के दौरान बीते दिनों घर की छत गिरने पर ग्राम प्रधान को आवश्यक विवरण सहित मुआवजे की कार्रवाई हेतु तस्वीरें दी गई थीं, मगर विलंब होने पर जब पीड़ित ग्रामीण ने उसकी जानकारी चाही तो ग्राम प्रधान ने कह दिया कि ओबीसी को मुआवजा नहीं मिलेगा और एक अन्य वर्ग विशेष को ही मुआवजे की बात कही। वहीं गांव की पेयजल टंकी और उसके पास सार्वजनिक नाला भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी मौजूदा ग्राम प्रधान की कार्यवाही आज तक नहीं दिखी। प्रधान को मैंने अपनी जो भी छत गिरी बरसात में जो पानी आया तो फोटो भी उसने माला फोटो भेज दी, मैंने फोटो भेज दी, सब कुछ कर दिया, पिताजी का नाम लिख कर। बाद में पता किया भाई चेक चूक बटे, जब मैं यार हमारा कहाँ रह गया कि भाई ओबीसी को नहीं मिलना, जिनका नुकसान था बड़ा एससी समाज का उन लोगों को मिल चुके हैं और आपका नाम नहीं आया। अगर ये जातिवाद के धर्म से बाढ़ आई है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बाढ़ तो सब पे आई है, कोई एक ग्राम प्रधान या एससी समाज में थोड़ा ही ना आई। और दिखाने के बाद भी उसने ऐसा ये कहीं आगे नहीं भेजा, अपने पास ही गमन कर दिया। यानी कि आपदा तो कोई धर्म जाति देख कर थोड़ा आई होगी, यह तो किसी के भी आ सकती है। और मौके पर जाकर देख लो, हमारी दीवार भी गिरी हुई है और हमारा एक मंदिर है और टंकी की, यह भी सारी आपदा में गिरी हुई है। यह भी मौके पर आप जाकर देख लो, अभी तक कुछ मदद नहीं की। और यह पुलिया के पास में सड़क है, सारी दीवार बैठी हुई है उस किनारे की, या सारी आपदा में बैठी हुई है। आपदा में गिरी हुई है, बारिश में गिरी हुई, बाढ़ ग्रस्त हुआ है पूरा, जाकर देख लो। बाउंड्री फिलहाल भी गिरी पड़ी है, लिपाई पुताई मतलब कोई नया कार्य आज तक नहीं हो पाया, जबकि इसकी लिमिट 15 साल की होती है और आज तक इसमें कुछ नहीं हो पाया। 2002-3-4 की बनी हुई है, इसमें प्रधान ने कोई नया काम कार्य कोई कुछ नहीं करा। गाँव में बाढ़ से बहुत नुकसान है जी, हमारी दीवार गिर गई और क्या नाम सड़क भी टूट गई, बराबर में खत्ता लग गया जी। और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा कि इन्होंने कोई मुआवजा दिलवाने की बात करी नहीं करी। प्रधान जी ने सड़क के बारे में पता नहीं कोई सूचना दी है कि नहीं दी कि ये ठीक हो जाए, नहीं हुई। सारी सड़कें ठीक होली, हर जगह काम चल रही जी, इसका पता नहीं लग रहा जी। तो अभी तो हमें तो इसका बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं जी कि मुआवजा मिल रहा है नहीं मिल रहा, दीवार गिरी जैसे तुम्हारी। लोहाघाट ब्लॉक सभागार में जिले के गोस्वामी समाज ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में गोस्वामी समाज के सेवा समिति के प्रदेश सचिव गंगा गिरी की अध्यक्षता में व कैलाश नाथ के संचालन में हुई बैठक में गोस्वामी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात प्रमुखता से कही गई। वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी समाज की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। गोस्वामी समाज को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चयनित किया गया था। वहीं जिले में गोस्वामी समाज के लिए विश्राम गृह बनाने की भी मांग की गई। बैठक में गोस्वामी समाज की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। प्रदेश सचिव गंगा गिरी ने कहा कि गोस्वामी समाज देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य गोस्वामी समाज को संगठित कर मजबूत बनाना है। तमाम हमारे दूर दराज से लोग, हमारे गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेने आए हैं। समाज के बारे में यहाँ पर आज हम कि कैसे समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे गोस्वामी समाज की प्रगति हो, कैसे गोस्वामी समाज इस प्रदेश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में कदम से कदम मिला करके इसकी प्रगति में भागीदार बने। इन तमाम बिंदुओं को चिंता को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर चिंतन मंथन तमाम हमारे जो बुद्धिजीवी यहाँ पर आए हुए वो कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका हमें एक सार्थक परिणाम मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।